नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो करेंगे 8 जनवरी 2022 को हुए सीटेट परीक्षा का। तो जो अभ्यर्थी 8 जनवरी 2022 को परीक्षा दिए थे उनका हम अब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, क्योंकि 7 जनवरी 2022 का अब तक वीडियो बनाने तक हमारी टीम ने हमें पीडीएफ नहीं भेजा है। हमें पता लगाया तो उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन तो आ गए हैं लेकिन वेरीफाई करने के बाद हम आपको भेज रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि 7 जनवरी 2022 का बना दे। अगर मुझे ठीक लगा तो बनाया जाएगा, नहीं तो सीधा 9 के बाद, 9 को चूंकि संडे था तो एग्जाम हुई नहीं थी, 10 जनवरी का बनाया जाएगा। तो आज हम करेंगे अब 8 जनवरी 2022 का वीडियो का एक्सप्लेनेशन, तो सॉरी 8 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन। तो बढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए यह जो परीक्षा हुई थी वह 8 जनवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, तो 8 जनवरी 2022 के क्वेश्चन का अब हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हम बढ़ रहे हैं इसी सिलसिले में 8 जनवरी के क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। मैं पुनः एक बार बोलता हूं, ईवीएस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, पीछे से होता हुआ आ रहा है। पहले ईवीएस हिंदी करेंगे, फिर संस्कृत करेंगे और फिर इंग्लिश भी करेंगे। तो धीरे धीरे होता हुआ आ रहा है, तो धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, और आराम से आंसर की मिलाइए, घबराना नहीं है। तो चलिए हम आते हैं आज के सीडीपी के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा वो हो रहा है 8 जनवरी 2022। तो पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि सभी अभ्यर्थी यहां पर जुड़ जाएंगे, जिससे जो है सभी जो है अपना आंसर मिला लेंगे। तो आते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डाइस को सक्रिय करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। ठीक है, तो एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाता है। स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन करना है तो इसे हम लोग साम्य धारण यानी इक्विलिब्रियम कहेंगे। सही आंसर है 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन सबसे ज्यादा कब होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं, गलत है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, डाइस के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डाइस की संभावना होती है। तो सही आंसर इसका होना चाहिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी की संभावना होती है, गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा, सामाजिक सहयोग की इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि की संभावना है। सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो जो नहीं है वो है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल करना आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाकी जो भी आप देख रहे हैं वो सब बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, ये आंतरिक प्रेरणा का है, इसलिए 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की है। नहीं की है बोल रहा है यहाँ पर, तो किसकी वकालत नहीं की है। देखिए संरचनात्मक समझ पर जोर, इसका तो वकालत किया है। तो किया है तो इसका मतलब एक जिसमें है ना वो आंसर नहीं होगा, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, इसका वकालत नहीं किया है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे को जिगसॉ पहेली करने में मदद करती है, इशारे या संकेतों से क्या होता है, पार। सही आंसर है स्कैफोल्डिंग, 7 का ऑप्शन नंबर 2। उसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थियों में से क्या निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। तो सही आंसर है चर्चा और संवाद, 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। यह बात तो गलत लिखा हुआ है। बच्चा सबसे अधिक तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। दोनों कथन गलत है ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। हो गया क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्यों गलत है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ये कठोर संचरित पाठ्यक्रम है, ये गलत लिखा हुआ है ना, दोनों कथन गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो सही आंसर है कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है।
तय है गलत है, ये बात गलत लिखा हुआ, न्यूनतम गलत लिखा हुआ है और यहाँ पर नियंत्रित लिखा हुआ है, यह भी गलत है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, गलत है। सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अमृत अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज के जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। सही आंसर है सामाजिक व्यवस्था, जी नहीं बेटा, ये है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। एक मिनट, यहाँ पर हमें इंग्लिश थोड़ा देखना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अनुबंध में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन में कैसे कंफ्यूजन कर रहा है, अनुबंध और व्यवस्था, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है जो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। तो सही आंसर होगा इसमें, देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। देखिए स्थूल गत्यात्मक में चुनौती होगा, उस स्वलीनता नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका, वह होगा मोटर स्किल प्रॉब्लम जो होता है बच्चे को, डिस्प्रैक्सिया होगा। सही आंसर होगा अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। यहाँ पर सहायक होगा बोल रहा है ना, तो देखिए सहायक होगा वो सही आंसर होगा इसमें से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वच्छता को प्रतिबंधित करता, ये तो गलत है। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर होगा कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो सब गलत है, वैसे इसमें एक बेस्ट चुनना है तो सही आंसर हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। प्रभावी नीति की बात हो रही है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, गलत है। विभिन्नताओं के अभाव को रूप में न देखेंगे, गलत है। सही आंसर होगा प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, मानकीकृत और कठोर पाठचर्या का पालन। देखिए भाषा में संस्कृति व भाषाई कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावकारी होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। जो विभिन्नताएं हैं उसको आप अभाव के रूप में नहीं देखिए, ये रणनीति सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1, 3 और 4 डायरेक्ट गलत है। आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक संरचनावादी, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या होनी चाहिए। बच्चे को रैंक देने के लिए, गलत है। सभी शैक्षिक गतिविधियों पर केंद्र होना चाहिए। आगे देखते हैं, शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से होनी चाहिए, गलत है। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बात एकदम सही है। एक निश्चित अवधि में बच्चे ने क्या प्रगति किया है उसका पता लगाने के लिए हमारे लिए मूल्यांकन क्या है, महत्वपूर्ण है। 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो उसको ध्यान देना है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध करके जोड़ना। सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 17 का 4 हो गया, 18 देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। सही मिलान किसका किया गया है। देखिए कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना। देखिए अतिरिक्त कक्षाएं लेना गलत है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य पत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, दूसरे को पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। देखिए इसका सही आंसर है, गोल ओरिएंटेशन थ्योरी से ये क्वेश्चन आया है और सही आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। सही आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित
भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। रचनात्मक दृष्टिकोण है तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर रटने और याद रखने वाली बात तो गलत हो जाएगी। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यता और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, यह भी बात गलत है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, यह भी बात गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, डाइस स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक है तो जहां पर हम छोटे मांसपेशियों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सही आंसर होगा। यहाँ पर बड़े मांसपेशियों, स्थूल है ना, तो बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर हम दौड़ेंगे तो भागना है और सूक्ष्म बोल रहा है तो चित्र बनाना है। सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। सही मिलान की बात हो रही है, पूर्व का, यह बात तो गलत लिखा है। मूर्त में वर्गीकरण और संरक्षण कर पा रहे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हम जल्दी जल्दी आंसर मिला रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। तो इसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा, बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12। ठीक है, बार बार स्वभाव बदलना, ध्यान अवधि बोल रहा है, अत्यधिक शारीरिक नहीं होगा तो पठन वैफल्य, हम इसी को लेकर चलेंगे। तो सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। तो इसका 3 इसलिए हुआ ना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो लेखन वैकल्य है ना, क्योंकि यहाँ पर पठन वैकल्य कोई और इसके नजदीकी आंसर है ही नहीं, इसलिए हमें 3 देना है। जब इस ऑप्शन को देखेंगे ना 1 2 3 4 तो आपको बेस्ट यही मिलेगा, इसलिए बेस्ट चुनना होता है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। मध्य बाल्यावस्था की बात है ना, तो यहाँ पर सहकारात्मक खेल में शामिल नहीं हो सकती, गलत है। अमूर्त विचारों, ये तो गलत है। तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, सही आंसर होगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। दिव्यांगता है और सफल समावेशन चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जरूरी है उसके लिए सुलभ अवसंरचना और इमारतें। विद्यार्थियों का अलगाव, ये तो गलत है। पक्षपातपूर्ण रवैया, गलत है। साथियों के बीच सहानुभूति और दया, सही आंसर होगा सुलभ अवसंरचना और इमारतें। चलिए सही आंसर हो गया 25 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गिफ्ट के तौर पर काम मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह क्या है, यह आपका जेंडर रूढ़िवादिता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। तो देखिए वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों की बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, पर्सन हाई ऑन डाइस इंटेलिजेंस हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। सही आंसर होगा यहाँ पर फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, खुद के बदले खुद के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब सही है इंट्रापर्सनल। ठीक है, दूसरे के बारे में सोचेगा तो इंटरपर्सनल होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अभिकथन ए, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, सही है। परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, दूसरा कथन तो एकदम गलत है। परिवार तो प्रथम है ना, तो पहला ही ए ही कथन सही है और ए कथन सही है और आर गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सार्थक अधिगम के बारे में बोल रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बोल रहा है, इसमें सही आंसर होगा में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अभी जो है हम लोग सीडीपी का 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो हो रहा है 8 जनवरी वाला। तो 8 जनवरी का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आपको कर चुके हैं और आप हमें बताइएगा कि सीडीपी में आपने कुल कितने अंक प्राप्त किए। इसके बाद हम चलेंगे मैथमेटिक्स की तरफ और बढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो आप उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप जो है सीडीपी में कितना अंक हासिल किए। ऐसे करके आप लिखकर हमें कमेंट करेंगे अपना नंबर की कितना अंक जो है आपने हासिल किया है।
फिर हम मैथ भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं मैथ की तरफ और देखते हैं मैथ का पहला सवाल। बढ़े मैथ की तरफ, चलिए बढ़ते हैं मैथ की ओर। आ चुके हैं मैथ के पहले सवाल पर। पहला सवाल है, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी है। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगी? रैखिक सममिति की बात है, 2 बढ़ जाएगी, तो रैखिक सममिति कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पहले क्या था? ये आयत के रूप में था, तो रैखिक सममिति 2 था, एक इस कोने से एक इस कोने से। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग बना दिया, तो रैखिक सममिति कितना हो गया? तो 4 बढ़ गया ना, 1 2 3 4, 4 हो गया ना, तो 2 से कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो रैखिक सममिति की संख्या कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 3 हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये निरंतर परीक्षा लेने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, यह बात तो गलत है। सही आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धा करना भी तो गलत हो गया ना, तो ये बात तो गलत हो गई। चलिए इसके बाद तीसरा कह रहा है यहाँ पर, श्रेणीबद्ध करना गलत है। प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण द्वारा शिक्षण प्राप्त करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। देखिए सबसे बेस्ट आपको यही मिल रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर को टिक करना है, तो 2 का सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 2 ही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है? पहले तो आप देखिए उसके पास दिन मतलब कितना, 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, तो ये 24 घंटा में बस सोता इतना ही है, बाकी दिन जो बचता है ना उसमें ये सब काम करता है। तो अब कितने घंटे बचे? पहले तो ये देखना है सोता कितना देर है, तो सोता है बच्चा 8 घंटा, और ये बच्चा जगता कितना देर है, तो 24 में से 8 घटा देंगे तो वो हो जाएगा 16 घंटा ये बच्चा जग रहा है। अब इसमें से 1/8 भाग जो है वो खेलता है, मतलब 2 घंटा खेल लेता है, और 1/6 भाग जो है ना यहां पर क्या करता है, वो पढ़ने में व्यतीत करता है, तो 1/6 पढ़ने में लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 1/6 पढ़ने में भी लगा देते हैं, कितना, 16 घंटा का। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8/3, तो यहाँ पर आ गया 8/3। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 8/3, यहाँ ये दोनों को दिखता है। ये भाग वह खेलने में क्या करता है और पढ़ने में व्यतीत करता है, कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहता है। अब देखिए सबको जोड़कर 8/3 प्लस 2x, ठीक है, और ये भी x लेते हैं, जोड़कर हमारे पास आना चाहिए कितना, 16। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बताइए। नहीं आना चाहिए। हमारे पास 16 कब आएगा? जब हम x में से इस दोनों को घटाएंगे। हम क्या मान लिए कि वह जो है घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि वह इतना भाग हम मान लेते हैं x भाग वह अन्य गतिविधियों में लगता है, इतना भाग वह जो है खेलने में और इतना भाग पढ़ने में और इतना भाग खेलने में लगाता है, इतना मिलाकर हमारे पास 16 घंटा उत्तर आना चाहिए। अगर सबका एलसीएम ले तो हमारे पास 3 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, नहीं होगा 6x, तो कितना हो गया 8 और 6 14, और 14 3 कितना 17x, और बट्टा का कितना लिखेंगे, यहाँ पर बट्टा का लिखेंगे 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 16 गुने 3 और बट्टा का कितना 17। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, 1 मिनट पुनः इस सवाल को लग रहा है बनाना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर जो ये सवाल है ना इस तरह से बनेगा, इतना भाग वो खेलने में, इतना भाग वो जो है पढ़ने में, यहाँ भी x ले लिए, और आगे जो है x भाग मान लेते हैं वो व्यतीत कर देता है अन्य गतिविधियां में। टोटल कितना घंटा है? 16 घंटा। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 24, तो यहाँ पर हो गया कितना 3x, यहाँ पर कितना होगा 4x, और यहाँ पर कितना होगा 24x। तो मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए 16 गुने 24, और बट्टा में जो होगा इस सबको जोड़कर होगा 4 3 7, और 7 में जैसे ही 24 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 31। क्वेश्चन में एक बात और है, यहाँ पर बोल रहा है कि वह दिन का कितना भाग, तो इतना तक सो भी तो रहा है, सोने वाला तो हम जोड़ नहीं रहे हैं, तो 8 घंटा वो सो भी रहा है, और टोटल कितना हुआ 24 घंटा हुआ, 24 घंटा हुआ ना। और हमें x का मान निकालना है, x को मान लिए अन्य गतिविधि में, और x का मान जो आएगा वही आंसर है। तो यहाँ पर 8 हुआ, तो अगर इसका भी अगर हम एलसीएम ले ले बेटा, यहाँ पर भी अगर एलसीएम नहीं ले तो ये 8 रहने दीजिए, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 16 ही बचेगा ना।
एकदम सही है, बना तो हम सही रहे लेकिन फिर भी हम अपने उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप लोग में से कोई इनका क्वेश्चन का आंसर बना दिए हैं तो कृपया करके कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको देख रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं और एक बार गलतियां हो जाती है तो फिर उसको सुधारने में वक्त लग जाता है। अगर आप लोग में से कोई इसका क्वेश्चन का आंसर बना चुके हैं तो कृपया करके हमें कमेंट करके इसका उत्तर बता देंगे। वैसे मैं एक बार और चेक कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर वो क्या है, 10 से 6 बजे उठता है तो 8 घंटे में हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर जो है 1/8 भाग खेलता है तो 24 का 1/8 है तो 3 घंटा वो खेलता है, और यहाँ पर 4 घंटा वो पढ़ता है तो कितना हुआ, 8 3 11, 11 4 कितना 15, और बाकी जो है इसके पास 9 घंटा और बचा है। और बोल रहा है यहाँ पर कि वो जो 9 घंटा है ना वो अन्य गतिविधियां लगाता है, तो ये 9 घंटा जो है 24 का कितना भाग है वो आपको निकालना है। तो 24 का ये कितना भाग है वो निकालना है, तो वो जो है इसका वो होगा आपका 3/8 भाग। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ने के बाद किस तरह से उलझने होती है। सही आंसर होगा 3/8 घंटा, वो है ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। गांव ए में 185, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना। जगन्नाथ ए में 105 दिन काम करता है। जगन्नाथ जो है ए में 105 दिन काम करता है और एक दिन की मजदूरी जो उसे मिलती है वो मिलती है 185, और 185 और 105 को गुना करेंगे तो उसको मजदूरी मिलके निकल के आएगी कितना, 19425। उसके बाद आगे है, रेनू गांव सी में 180 दिन काम करती है और सी का जो मजदूरी है वो है 93, ठीक है, और कितना दिन काम करती है, 6 महीने मतलब 180 दिन। इसके पास जो आएगा वो आएगा 16740, इतना रुपया आ गया। कौन ज्यादा रुपए कमाता है और कितने, कौन ज्यादा रुपए कमाता है और कितने की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि कौन ज्यादा रुपए कमाता है, तो ए ज्यादा रुपए कमाता है यानी जगत। तो देखिए यहाँ पर जगत कमाता है, रेनू वह जगत से इतना ज्यादा कमाती है। कहा, रेनू तो कम कमाती है ना, तो पहला कथन है जगत रेनू से 26-85 ज्यादा कमाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहां पर जो उपयुक्त होगा वह होगा, आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे, यह होगा सबसे उपयुक्त। सही आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब मिनट की बात है, यहां पर गौर कीजिएगा, 60 मिनट में वह 16 किलोमीटर जा रहा है। देखिए यहां पर 60 मिनट में वह 16 किलोमीटर जा रहा है, नहीं जा रहा है, 60 मिनट में कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो 210 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, कम जाएगा। और 210 की बात हो रही है तो 210 में कितना जाएगा, 16/60 और गुने का कितना, 210। अब इसको काटेंगे यहां से, 3 दूना 6 और 3 साते कितना 21, और 2 से काटेंगे, 2 8 16, 8 7 56। सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, 6 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। श्री अयूब विभाजन या भाग का सिद्धांत कक्षा में प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण विधियां की योजना बनाई है, ठीक है। अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, कई कंकरों या कंचों को समान संख्या में समूह उसमें व्यवस्थित करेंगे, 3 तो पहले होगा ही होगा। विभाजन की संभागी संरचना इक्वल शेयरिंग को भिन्न चित्रों के उपयोग करेंगे, और श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधी कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। 3 2 1, 3 2 1 है ऑप्शन नंबर 3 में। सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण धन की बात हो रही है। तो पूर्ण धन कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये तो नहीं है, 5 का स्क्वायर है। ये देखिए क्या पूर्ण धन है, ये 6 का स्क्वायर है, क्या ये पूर्ण धन है, तो यही पूर्ण धन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 81, मतलब ऑप्शन नंबर 3। देखिए 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होगा 81, 3 गुने 3 3 3 9,
3 का नहीं बेटा, यहाँ पर नहीं, ये नहीं हुआ, ये क्यूब नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 64 में, 64 होगा सही, 3 नहीं है आंसर, यहाँ पर आ नहीं पाया। ठीक है, तो हम इसका सही उत्तर लगेंगे 64। ठीक है, 64 आएगा क्योंकि 4 का क्यूब होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, सही आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर 4। जल्दबाजी में गलतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है। अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है बोल रहा है, कक्षा 3 की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, हाथ की बित्ता से, हाथ की बालिस्त यानी बित्ता से पतंग की डोरी की लंबाई मापना, ये तो ठीक होगा। कक्षा 3 का है शब्द समस्या यानी इबारती, यदि एक चॉकलेट की कीमत 5 है तो 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी। ठीक है, दर्शाना कि 4 2 गुने 4 और 4 गुने 2 एक समान है। मेरे हिसाब से कक्षा 3 में बच्चे को ये नहीं करवाना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए 9 का ऑप्शन नंबर 2। ये नापना तो ठीक है, ये अपरिमाणिक इकाइयां को मापते हैं हम बित्ता से, ये तो ठीक है। 9 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 मान्य होगा यदि पदों की संख्या सम है। अगर सम है तो मान आएगा 0, क्योंकि 2 को लगाएंगे पेयर तो 0, और इस तरह से सम होते जाएगा तो आएगा उत्तर 0 ही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 और 20 है, लिखा हुआ है। रेणु के पास एक कार्ड वर्गाकार है जिसकी भुजा जो है 15 है। दोनों कार्डों का परिमाप में कितना अंतर है। परिमाप निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे तो इसके पास परिमाप हो जाएगा 60, और इसका परिमाप करेंगे तो ये भी हो जाएगा 60। दोनों का परिमाप का अंतर कितना हो जाएगा 0। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया वो है ऑप्शन नंबर 4। ये जो है रचनात्मक नहीं योगात्मक आकलन है। सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाकर उन्हें 10 समान आयत की आयताकार पट्टियों में बांटती है। सही है, एक वर्गाकार बना दिया, ठीक है, उसको 10 समान आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उनमें से 3 पट्टियों को लाल रंग में भर देती है। अब वह उसी कागज के शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है। ठीक है, 10 समान आकार में काट दिया, आयताकार पट्टियों में काट दिया और 10 क्षैतिज रेखा बनाती है। उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है उस चिन्ह को नहीं दर्शाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 7 है, इसमें 7 है। अब यहां पर कह रहा है कि अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाकर उसे 10 भाग में बांटती है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से रेखा बनाती है, इस तरह से ऐसे करके पूरा काट रही है। तो बोल रहा है कि इनमें से वो 3 पट्टियों को लाल रंग में भर देती है। 3 पट्टियां का लाल रंग में भर दी। अब देखिए वो क्या है, 3 पट्टियां लाल रंग में भर दी। अब उस कागज के शीट को 10 क्षैतिज फिर ऐसे ऐसे काटती है 10, तो 10 इधर से 10 इधर से 100 बराबर भाग में बट गया। तो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। वह भाग दिखाएगा जो रंगा नहीं है। तो देखिए यहां पर इसका जो सही आंसर होगा, जो भाग नहीं रंगा है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 बट्टा जो है यहाँ पर जो सही आंसर है 7 बट्टा वो होगा 100। 7 बट्टा क्या होगा 100। सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है वो देखिए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। गणित अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है, यह बात सही है। गणित में अवधारणाएं निगमनिक विवेचन तर्कना पर आधारित है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात गलत लिखा हुआ है। प्रकृति से तर्क संगत है, सही है। अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है, सही है। निगमनिक विवेचन तर्कना पर आधारित है। देखिए अगर देखा जाए ना 1 और 3 में, तो 1 और 3 में से बेस्ट ही चुनना पड़ेगा। निगमनिक और आगमनिक तर्क दोनों विवेचना पर आधारित होती है गणित की अवधारणा। लेकिन कौन सा नहीं होगा बोल रहा है इसमें से, तो होना चाहिए गणित में अवधारणा रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण और दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वह होगा, देखिए यहां पर देख रहे हैं सही आंसर होगा वह होगा
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को एक नक्शे पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापने के लिए कहना। ठीक है, तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? नहीं है बोल रहा है तो ड्रिल और अभ्यास नहीं होगा, बाकी सब सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 17, निम्नलिखित में से किनका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास के साथ संबंधित है जो कि बच्चों के ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित किया है? वैन हीले साहब है वो, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न विमाओं वाले आयतों की लंबाई को मापना। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीमान हरि अपनी कक्षा के भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस या किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं? देखिए रंगोली के लिए लाया है तो यह आकृति और पैटर्न पढ़ाने में सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, तो सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वृत्त का भाग चुनना है, तो वृत्त का कौन सा भाग है? भुजा होता है? नहीं, तो ये बात गलत हो गई। परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास होता है, सही है। परिधि भुजा तो होता नहीं है, यहां भी गलत है। त्रिज्या, कोण, केंद्र और व्यास। त्रिज्या है, कोण होता है? नहीं होता है। तो सही आंसर कौन सा है? परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। सही उत्तर है 20 का ऑप्शन नंबर 2। पढ़ते क्वेश्चन नंबर यहां पर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 and 6/10? 1 and 6/10, 1 and 6 का 10वां भाग। ठीक है, तो 1 बट्टा कितना 60 होगा, और 1 बट्टा 1 and 6/10 है। 1 और 6/10 की बात हो रही है। 1 और 6/10 हो गया आपका 1.0 यहां पर 6 होगा, 1 + 0.6 तो 1.6 होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक योग के प्रश्न 87/16 को हल करने पर एक छात्र ने लिखा 87/16 में 913 लिखता है। ठीक है, यहां पर यही पर हासिल लिख देता है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर को सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, योग के समय पुनर्समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनर्समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रुस्ता और रेखा की चोटियों की लंबाई क्रमशः 1/5वां भाग, 1/5, 4/5वां और 5/7वां भाग है। ठीक है, दोनों चोटियों की लंबाई का योग क्या है? अब देखिए रुस्ता और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का, क्रमशः 1 मीटर का। अब यहां पर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसका 4/5 है इसका, तो यहां पर अगर हम काटेंगे तो कितना हुआ? 80 नहीं हुआ। और इसका भी वही है 5/7वां भाग। यहां पर कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम वही लिख लेंगे कितना 500 बट्टा कितना 7। ये दोनों मीटर में ही है बेटा, ये दोनों मीटर में ही है। इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, 80 + 500 बट्टा 7 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। जैसे ही 80 + 500 बट्टा 7 को करेंगे ना, तो हमारे पास जो होगा 80 गुने 7 करेंगे 560 होगा, और प्लस कितना होगा 500, और नीचे में कितना लिखेंगे 7। अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1060, और बट्टा का कितना होगा इतना मीटर। अब सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए थे, सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर है, चूंकि 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए थे। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम इसको भाग देंगे कितना से 100 से यहां काटेंगे, ये 0 कट जाएगा। इसके बाद 5 होगा यहां पर, और यहां काटेंगे तो यहां होगा 5 और यहां होगा 3, तो हमारे पास जो होगा वो 53 बट्टा कितना आएगा 35। और 35 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो हमारे पास 35 में जब 18 जोड़ते हैं तो हमारे पास 53 आता है। तो सही आंसर निकल के आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा 4, 1.18/35। आप इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.18/35 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्न इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाता है कि
आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा दशमलव संख्या का निकटतम करना, यह एकदम सही उत्तर होगा। सही आंसर है 24 का 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है यहां पर निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करने की बात हो रही है तो मेरे अनुसार से सही आंसर है एक, शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल गिनतारा यानी अबिकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखना है। सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है बिंसी रीड से न्यूज़पेपर डेली फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर। She took 2 hours and 55 minutes to read the newspaper today. ठीक है, How many seconds did she read the newspaper? देखिए यहां पर बोल रहा है कि बिंसी रीड न्यूज पेपर डेली फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर, सी टुक 2 आवर 55 मिनट्स। अब 2 आवर 55 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पहले तो आपको 2 आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट हो गया और 120 मिनट में 55 मिनट और ऐड कर देंगे आप तो आपके पास निकल के आएगा 175 मिनट और 175 मिनट को आप गुना कर देंगे सेकंड बनाने के लिए किससे, 60 से। तो 60 से जैसे ही गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,500 सेकंड। सही उत्तर होगा, इसको सेकंड में बनाएंगे तो उत्तर होगा 10,500 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन आंकड़े के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। औसत किया जाता है, आयत चित्र किया जाता है, चित्र आलेख। देखिए यहां पर आंकड़ों को निरूपण करना है तो निरूपित ये तीनों से होता है, औसत से नहीं होता है। सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ठीक है के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सही उद्देश्य है दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आरोही क्रम में लिखे गए हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले छोटा को लिखना है। यहां पर यह बात तो गलत लिखी हुई है ठीक है। उसके बाद हम और चेक करते हैं, यहां पर देखेंगे ये सबसे छोटा है, सही है, छोटा है, उससे भी छोटा है और यहां पर अगर देखा जाए तो ये इससे बड़ा लिख दिया तो गलत लिख दिया। ये छोटा है ठीक है और यहां अगर देखे तो ये मतलब यहां भी गड़बड़ लिखा हुआ है। ये देखे ये छोटा है, ये ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा ये बड़ा है, उससे थोड़ा ये बड़ा है। क्या ये बड़ा है, यहां पर नहीं है तो यहाँ गड़बड़ी कहां हुई वो चेक करना। देखिए यहाँ पर ये तीनों इधर तो समान है, ये कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर भी ये दोनों क्या है, समान है। गड़बड़ी ये बीच में है और इसी में आपको चेक करना है कि इस तीनों में छोटा से बड़ा कौन सा लिखा हुआ है। चलिए इसको कैसे चेक करते हैं। इस पर एक जीरो लगा दिए, इस पर भी एक जीरो लगा दिए और इस पर एक जीरो लगा दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब आप देखिए ये है कितना 6, ये कितना 60, ये कितना 66। ये बढ़ते हुए क्रम में है ना, ये 6 है, ये 60 है, ये 66 है और इसमें देखिए 60 है, ये 66 है। देखिए 60 के बाद 66 हो गया, गलत हो गया। 6 है फिर 66 है फिर 60 है, गलत हो गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 बेटा। यहां पर सही उत्तर है, कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहां पर सही उत्तर निकल के सामने आया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, समझिए यहां पर म्याऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोल में खड़े हो जाते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्याओं की जगह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊ बोलना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 7वां खिलाड़ी बोलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनमें से जो संख्या का समूह है वो 7 से कटना चाहिए और इसमें जो संख्या का समूह है वो 7 से जो कटता है वो कट रहा ऑप्शन नंबर 4। 133 भी कटेगा, 154 भी कटेगा और 203 भी कटेगा। तो सही आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4।
इस तरह से हमने मैथ का भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने मैथ में कितना अंक अर्जित किए। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो कर रहे थे 8 जनवरी 2022 का। इसके बाद होगा 10 जनवरी का, फिर हम लोग आगे इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो है यह डिस्कशन भी पूरा हो गया। 10 जनवरी का डिस्कशन भी हमने अब करने वाले हैं। अभी जो है 8 जनवरी का डिस्कशन भी पूरा कर लिया। हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जो है काफी पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को पसंद किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी 8 जनवरी को एग्जाम दिए हैं उनको कम से कम जो है यह वीडियो प्राप्त हो जाए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सामने बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे, कम से कम बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है अच्छा मार्क्स आया भी होगा और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी थी, इसलिए आपने अच्छा अंक भी लाया। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।